हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज की साइंस की क्लास नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, जो कि आने वाले रेलवे की एएलपी और टेक्नीशियन और अन्य सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ओवरव्यू देते हैं कि इस क्लास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले ओवरव्यू देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले आपको इसमें टेस्ट क्वेश्चन रहेगा। टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना होता है। ठीक है, तो कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपको वनस्पति विज्ञान से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन देखते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर कंप्यूटर रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसको भी अपन देखेंगे। उसके बाद कंप्यूटर से संबंधित और इंटरनेट से संबंधित जो संक्षेप रहते हैं उसे भी देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है संभावित प्रश्न, जो कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपको 2 स्लाइड में देखने को मिलेंगे और वो भी वन लाइनर है। ठीक है, इसके बाद फिर अपन चलेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन में। तो एमसीक्यूज इसके बाद चलेंगे, जो कि लगभग 20 क्वेश्चन या उससे कुछ ज़्यादा होंगे। ठीक है ना, तो लगभग 20 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यूज, जो कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, गौर से देखिएगा, बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा और बहुत सारे चीज़ रिविजन भी आपको इसमें होते चलेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलिए। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो कि टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना होता है, तो आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। कमेंट में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है लैंगिक प्रजननशील प्राणियों के समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं, ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका क्या आंसर होगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वनस्पति विज्ञान से संबंधित वन लाइनर, इसे देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपको एक मिनट देखते हैं इसको, एक मिनट। चलिए देखते हैं। पहला है आपको जंतु विषाणु के, ठीक है ना, डीएनए तथा आरएनए दोनों होता है। यानी कि जंतु विषाणु में क्या होता है, डीएनए और आरएनए दोनों होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपको पादप विषाणु के केंद्र में आरएनए होता है। तो पादप जो विषाणु होता है उसके केंद्र में क्या होता है, तो आरएनए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जीवाणु को अध्ययन को क्या कहते हैं, जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, जीवाणु के अध्ययन को। नेक्स्ट है जीवाणुओं की जो खोज है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, ल्यूवेन हाक के द्वारा किया गया था जीवाणु का खोज सर्वप्रथम, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपको जीवाणु का नाम जो है 1829 ईस्वी में एहरेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, तो जीवाणु का जो नाम है वो 1829 ईस्वी में दिया गया था, किसके द्वारा, तो एहरेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है आपको कॉलरा एवं क्षय रोग, जिसे टीबी भी बोलते हैं, वो किसके कारण होता है, तो यह जीवाणु से होता है। ठीक है ना, तो कॉलरा और क्षय रोग यानी कि टीबी किससे होता है, तो जीवाणु से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है 1890 में लुई पास्चर ने रेबीज का टीका की खोज किया। यानी कि 1890 ईस्वी में लुई पास्चर के द्वारा रेबीज का जो टीका है उसके खोज किया गया था। और रेबीज किससे होता है, तो रेबीज जो है वो कुत्ता को काटने से होता है। ठीक है ना, जो पागल कुत्ता रहता है ना उसको काटने से यह रोग फैलता है। नेक्स्ट है आपको दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसके द्वारा किया गया, तो इसका भी लुई पास्चर के द्वारा ही किया गया था। ठीक है ना, तो दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसके द्वारा, तो लुई पास्चर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है दूध को 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर पास्चुराइज किया जाता है। ठीक है ना, तो दूध का जो पास्चुराइज कितनी डिग्री पर किया जाता है, तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे साधारण जीवाणु की कोशिका भित्ति। ठीक है ना, साधारण जीवाणु की कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है ना, तो साधारण जीवाणु होते हैं उसकी कोशिका भित्ति जो है वो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, चलिए तो रिवीजन करते रहेगा। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको मिल जाते हैं टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है आप कंप्यूटर से संबंधित वन लाइनर है, उसे देखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो बग कहते हैं। ठीक है ना, तो कंप्यूटर में जो अशुद्धि होता है उसे बग कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर जो होता है वो कौन होता है, तो लेजर प्रिंटर। ठीक है ना, लेजर प्रिंटर जो होता है वो क्या होता है, सबसे तेज गति वाला प्रिंटर होता है। नेक्स्ट है आपको सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है सीएडी का तात्पर्य क्या है, यानी सीएडी का जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है, इसका पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है ना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका पूर्ण रूप होता है सीएडी का। नेक्स्ट है ई व्यापार। ई व्यापार का अर्थ है इंटरनेट पर व्यापार से। ठीक है ना, इंटरनेट पर व्यापार का मतलब होता है क्या, ई व्यापार। ठीक है, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है ओरेकल। ओरेकल एक डाटाबेस क्या है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो ओरेकल क्या है, तो एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है, तो कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझेगा, तो मशीनी भाषा को कंप्यूटर समझता है, ठीक है। नेक्स्ट है किसी शब्द की लंबाई जो है वो मापते हैं, तो किस में मापते हैं, बीट में मापते हैं, ठीक है ना। किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, बीट में मापते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर में मुख्य पटल कीबोर्ड है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर में मुख्य पटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और अच्छा कंप्यूटर 101 कीबोर्ड वाले माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 3.25 इंच के फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB आंकड़ा स्टोरेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आएगा 3.25 जो इंच है उसके फ्लॉपी डिस्क में कितना आंकड़ा स्टोरेज करते हैं, तो 1.44 MB स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का क्या है, तो प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ विकसित की गई, यानी कंप्यूटर में अभी तक टोटल कितनी पीढ़ियाँ विकसित की हुई है, तो टोटल अभी तक 5 पीढ़ी विकसित हुए हैं कंप्यूटर में, ठीक है। नेक्स्ट है 1 MB बराबर क्या होता है, तो 1 MB बराबर कितने KB होता है, तो 1024 KB। KB का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 1 MB बराबर 1024 KB होता है। और 1 GB बराबर क्या होता है, तो 1024 MB होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। MB मतलब मेगाबाइट, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित संक्षेप है, इसे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले CRT। तो CRT का पूर्ण रूप क्या होता है, कैथोड रे टेबल होता है इसका पूर्ण रूप, ठीक है ना। CRT का कैथोड रे टेबल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है LCD। LCD का पूर्ण रूप होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है ना। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है किसका, LCD का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है HD। HD का पूर्ण रूप होता है हार्ड डिस्क, ठीक है। चलिए आगे है CD-ROM। CD-ROM का पूर्ण रूप होता है क्या, कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है ना। तो रीड ऑनली मेमोरी होता है इसका, ठीक है ना। रोम का एक होता है सिर्फ रोम, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। और CD लग गया आगे तो इसका पूर्ण रूप हो गया कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है OCR। OCR का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है ना। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसका पूर्ण रूप होता है किसका, OCR का। नेक्स्ट है MICR, ठीक है। MICR का होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है ना। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर किसका होता है, MICR का पूर्ण रूप होता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अब संभावित प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो संभावित प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो किसका, कौन सी रोग का प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है वो कौन सा रोग फैलाता है, तो यह मलेरिया रोग फैलाता है, ठीक है ना। मलेरिया रोग किससे होता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, ठीक है ना, यानी पैरासाइट, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन, ठीक है ना। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, तो पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, तो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। किसका, इलेक्ट्रॉन का ये प्रतिकण है। नेक्स्ट है जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, तो जड़ों का जो रूपांतरण होता है उसका उदाहरण कौन कौन है, तो मूली, गाजर, शकलकंद, ये सभी किसका उदाहरण है, तो जड़ों का रूपांतरण का उदाहरण है, ठीक है ना। तो जड़ ही जो है वो इसमें मूली और गाजर, शकलकंद इसमें बनता है, वो जो जड़ है वहीं बन जाता है ये सभी, ठीक है ना। तो जड़ का उदाहरण है ये। नेक्स्ट है तने के रूपांतरण का उदाहरण कौन है, तो आलू, अदरक, प्याज, ये सभी किसका रूपांतरण होता है, तो तने का रूपांतरण है, ठीक है ना। तो तना जो है वो बन जाता है, आलू, अदरक और प्याज ये सभी तना ही बन जाते हैं, ठीक है ना। यानी पौधे का जो तना होता है वही बनता है क्या, आलू बनता है, अदरक का जो पौधा रहता है तो उसका तना अदरक बन जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें होता है, तो पालक के पत्तों में होता है, ठीक है ना। पालक के पत्तों में सर्वाधिक लौह की मात्रा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, तो स्वस्थ शरीर होता है उसमें खून की जो मात्रा होती है यानी ब्लड का मात्रा वो 5 से 6 लीटर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, ठीक है। तो किसके द्वारा होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। चलिए कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है कवकों का अध्ययन, ठीक है। चलिए आगे है हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, तो हड्डी में मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कैल्शियम और क्या पाया जाता है, फास्फोरस, जो कि हड्डी में मुख्य रूप से पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं, तो गुणसूत्र होते हैं कितना, 46, और जोड़े में पूछे तो 23 जोड़ा, और टोटल गुणसूत्र होते हैं कितना, 46 होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट है आपका, आगे चलते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो किससे स्रावित होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है ना। थायराइड हार्मोन जो है वो स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है मछलियाँ जो है वो सांस लेती हैं, तो मछलियाँ किससे सांस लेती है, तो गिल्स के द्वारा, ठीक है ना, गिल्स के द्वारा मछलियाँ सांस लेती है, ठीक है ना। चलिए, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है तो गाजर, ठीक है ना, तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन है, गाजर है। नेक्स्ट है जठर रस में पाया जाता है तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है क्या, HCl, ठीक है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि जठर रस में पाया जाता है। नेक्स्ट है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो लाइकेन में जो परस्पर सहजीवी होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो कवक और शैवाल होते हैं। कौन कौन होते हैं, कवक और शैवाल। चलिए, नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है वो उसे क्या कहते हैं, तो टाइलिन होता है, ठीक है ना, तो लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम होता है उसे टाइलिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, टाइलिन। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व होता है उसे क्या बोलते हैं, लोहा, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन में अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो लोहा तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में, ठीक है ना, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। नेक्स्ट है भोपाल गैंस कांड 1984 में जो कि हुआ था इसका रिसाव, उसमें कौन सा गैंस रिसाव हुआ था ये बताना है, तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था, ठीक है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट का इसका रिसाव हुआ था कब, भोपाल गैंस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो किस में निर्माण होता है रक्त कणिका, तो यह होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है ना, अस्थि मज्जा में होता है रक्त कणिकाओं का निर्माण। चलिए, नेक्स्ट है इंसुलिन शरीर में बनती है, तो इंसुलिन किसके द्वारा बनाया जाता है शरीर में, तो यह अग्नाशय के द्वारा बनता है, किसके द्वारा, अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन शरीर में बनता है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है, कौन, पिट्यूटरी ग्रंथि, और यह मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है ना, कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है दो प्रमुख वंशानुगत रोग है वो कौन कौन है, तो वर्णांधता यानी कि ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, कलर ब्लाइंड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वर्णांधता, और हीमोफीलिया यानी कि कलर ब्लाइंड और हीमोफीलिया दो रोग हैं जो कि वंशानुगत है, आपको यानी कि वंश से वो चलते आते रहता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये था वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इसे भी आप रिवीजन जरूर करते रहेगा, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है तो आप रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं आगे, अब MCQ क्वेश्चन की ओर। MCQ क्वेश्चन देखते हैं, तो सबसे पहले MCQ क्वेश्चन में आपको बोल रहा है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ, ठीक है ना, को क्या कहा जाता है ये बताना, ठीक है। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जो जेली जैसे पदार्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि कोशिका द्रव्य उसे बोलते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, कोशिका द्रव्य उसे कहते हैं। चलिए, देखते हैं केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य में जल, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ तथा झिल्ली नुमा कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो ये सभी पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कोशिका द्रव्य में जल, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ तथा झिल्ली नुमा कोशिकांग भी पाए जाते हैं, सभी के सभी, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, ठीक है ना, तो बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है निम्नलिखित में से ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि तपेदिक जिसे टीबी भी बोलते हैं, टीबी या यक्षमा, ठीक है ना, यक्षमा भी बोलते हैं इसे, या फिर टीबी भी बोलते हैं, ठीक है ना, टीबी, ठीक है। तो ये सभी एक ही नाम है, तो किससे होता है, तो बैक्टीरिया से यह रोग होता है, ठीक है। तो तपेदिक जिसे टीबी नामक रोग बोलते हैं वो होता है किससे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जो जीवाणु है यानी बैक्टीरिया है उससे होता है, ठीक है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, जो कि एक प्रकार का क्या जीवाणु है, ठीक है ना। इसे यक्षमा रोग भी कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, यक्षमा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है, जो अधिकांश रूप से जो प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन बनता है वो किससे बनता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, किससे बनता है, तो यह कवक से बनता है, ठीक है। चलिए, देखते हैं अधिकांश रूप से जो प्रयोग होने वाला प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है ना, पेनिसिलियम नोटेटम तथा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त होता है, पेनिसिलियम नोटेटम, और दूसरा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे है इसकी खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था एंटीबायोटिक का, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में किया गया था, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, यानी लाइकेन जो है वो दो जीवों का सहजीवी रूप से बनता है। कौन? लाइकेन। वे सूक्ष्म जीव हैं, तो वो कौन कौन होते हैं ये बताना है। तो यानी किन के सहजीवन से लाइकेन बनता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि शैवाल और कवक, यानी कवक को क्या बोलते हैं? फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि शैवाल और कवक के सहजीवन से क्या बनता है? लाइकेन बनता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है। तो दो जीवों का सहजीवन किसे कहते हैं? तो लाइकेन को, पहला तो यही याद रखिएगा। आगे है शैवाल, जिसमें शैवाल और कवक होते हैं। इसमें सहजीवन होते हैं वो कौन कौन होते हैं? शैवाल और कवक होते हैं। इन दोनों के सहजीवन से लाइकेन बनते हैं, ठीक है। लाइकेन के कवक घटक को माइकोबायांट, ठीक है ना। जो लाइकेन के कवक के जो घटक होते हैं उसे क्या बोलते हैं? माइकोबायांट बोलते हैं, और शैवाल के जो घटक होते हैं उसको फाइकोबायांट बोलते हैं, यानी कि कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो शैवाल के घटक को फाइकोबायांट और लाइकेन को, ठीक है ना, और कवक के जो घटक होते हैं उसे क्या बोलते हैं? माइकोबायांट बोलते हैं, ठीक है। आगे है लाइकेन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइकेन पर्यावरण के लिए अत्यंत संवेदनशील भी होते हैं, ठीक है ना। तो पर्यावरण के लिए अत्यधिक क्या होता है? संवेदनशील भी होते हैं। कौन? लाइकेन होते हैं। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है AIDS, यानी एड्स का जो अर्थ होता है, यानी कि पूर्ण रूप क्या होता है ये बताना है। तो एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। इसका ऑप्शन सी, यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूर्ण रूप होता है, ठीक है ना। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूर्ण रूप होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पॉइंट, एड्स का जो रोग है वो होता है किसे? वायरस, यानी विषाणु, और वो विषाणु कौन होता है? HIV होता है, ठीक है ना, HIV के द्वारा होता है। आगे है असुरक्षित यौन संबंध, इस रोग का प्रमुख कारण होता है, ठीक है। आगे है संक्रमित सुइयां और रक्तदान, जो संक्रमित रूप से होता है, इससे भी यह फैलाव होता है, ठीक है। आगे है इस रोग के कारण मनुष्य में प्रतिरोधक क्षमता जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होता है एड्स बीमारी में, ठीक है। चलिए आगे है, इस रोग की जांच के लिए एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न बोल्ट किया जाता है, यानी दो टाइप की टेस्ट है, एक है एलिसा टेस्ट और दूसरा है वेस्टर्न बोल्ट टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो दोनों याद रखेगा, ज़्यादातर एलिसा तो याद रखते हैं, ये पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, यानी कि दूध जब खट्टा हो जाता है या फट जाता है तो किसके कारण होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर बताइए, पेन चेंज कर लेते हैं ये, हाँ। तो दूध जो खट्टा होता है किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बैक्टीरिया के कारण यह होता है, ठीक है ना। तो दूध में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है, इसको दूध को या क्या कर देता है? खट्टा कर देता है, यानी कि दही में परिवर्तित करता है। तो दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, लैक्टोबैसिलस नामक जो लैक्टोबैसिलस जो क्या है बैक्टीरिया है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। दूध में कौन सी बैक्टीरिया पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोल रहा है सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त ओवे तत्व, ठीक है ना। ओवे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो ये बताना। तो सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त ओवे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। इसका राइट आंसर है क्या? ऑप्शन बी, यानी कि प्रतिजैविक मतलब क्या? एंटीबायोटिक, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त होता है और इनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में ही किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त होते हैं एंटीबायोटिक और सूक्ष्म जीवाणु को ही नष्ट करने में इसका यूज भी करते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है ये बताना है। तो कौन सा रोग जो है वो जीवाणु के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि हैजा, ठीक है ना। तो हैजा किससे होता है? तो यह जीवाणु से होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, हैजा वाइब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से होता है। तो किसके कौन से जीवाणु से होता है? तो वाइब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से हैजा रोग होता है। नेक्स्ट है चेचक स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है। तो चेचक जो होता है किससे होता है? तो स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेचिस किससे होता है? तो पेचिस होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका से, ठीक है ना। एंट अमीबा हिस्टोलिका से होता है, क्या होता है? पेचिस होता है। और इन्फ्लुएंजा जो है ये होता है किससे? इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है, ठीक है ना। तो ये भी विषाणु से होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो सभी को आप रिवीजन जरूर करते रहिएगा टाइम टू टाइम, ताकि ये ध्यान में बना रहे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोल रहा है किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद की संख्या के बराबर होती है, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं ये बताना। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद की संख्या के बराबर होती है, यानी किसके बराबर होती है ये बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटॉन के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या यानी कि क्रमांक कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है उसे परमाणु भार होता है। वह क्या होता है? परमाणु भार होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोला नाभिकीय हथियारों में सर्वाधिक आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले समस्थानिक कौन से हैं ये बताना। तो नाभिकीय हथियार में जो प्रयोग होने वाले आमतौर पर जो सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं वो कौन होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग होता है सबसे अधिक, ठीक है ना। किसका होता है? यूरेनियम और प्लूटोनियम का, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नाभिकीय हथियारों में सर्वाधिक आमतौर पर जो प्रयोग किया जाने वाला समस्थानिक है वो यूरेनियम और प्लूटोनियम है, ध्यान रखिएगा। आगे है यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय विखंडन की क्षमता के कारण, ठीक है ना। नाभिकीय विखंडन की क्षमता के कारण यूरेनियम का प्रयोग होता है। और प्लूटोनियम का जो उपयोग है वो परमाणु बम में नाभिकीय हथियारों के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो नाभिकीय हथियारों के लिए प्लूटोनियम का जो प्रयोग होता है वो परमाणु बम में किया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा दोनों पॉइंट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है स्पिरिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनेगा, ठीक है ना। तो स्पिरिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते जब जलेंगे तो उसके परिणाम कौन सा उत्पाद बनेगा, नया उत्पाद ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो स्पिरिट लैंप के मैग्नीशियम के फीते जलने के परिणाम स्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा और जिसका सूत्र होता है MgO, ठीक है ना। MgO होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है ना। पहला तो होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये तो आप ध्यान में रखना ही रखना। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। उसके आगे समस्थानिक ट्राइटियम, जो ट्राइटियम है उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान क्रमशः क्या होगा, यानी परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान बताना है किसका? ट्राइटियम का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। यानी कि 1 और 3, यानी कि परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 3 होता है, किसका? ट्राइटियम का, ठीक है। उसी प्रकार प्रोटियम और ड्यूटेरियम का भी होता है, वो भी देखते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान कितना होता है? 1 और 3, ठीक है। प्रोटियम का परमाणु क्रमांक होता है 1 और परमाणु द्रव्यमान भी होता है कितना? 1 किसका? प्रोटियम का। तो प्रोटियम का दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है। जबकि ड्यूटेरियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है और जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 2 होता है, ठीक है ना। तो सिर्फ परमाणु द्रव्यमान जो है सब में चेंज होते हैं, लेकिन परमाणु जो संख्या है यानी क्रमांक है वो सभी में आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में तीनों में क्या बराबर होता है? तो परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं। सभी में क्या क्या है? एक ही है, ठीक है ना। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या बराबर होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसमें क्या बराबर होता है? परमाणु क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान, तो ये बताना, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था ये बताना है। तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए यानी कि CB देसाई के द्वारा। किसके द्वारा? CB देसाई के द्वारा किया गया था। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार CB देसाई के द्वारा किया गया। गोबर गैस से निकलने वाली जो प्रमुख गैस होता है उसे मीथेन बोलते हैं, ठीक है ना। और मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है किस गैस से सड़े अंडे की गंध निकलती है यानी कि आती है। तो कौन सा गैस है जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि H2S, ठीक है ना। H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, ये ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो गैस है, ऐसा गैस है जिससे सड़े अंडे की गंध आती है, ठीक है। आगे है यह एक रंगहीन तथा एक अधिक विषैली गैस है और रंगहीन और अधिक विषैली गैस भी होता है कौन? हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है
1 जूल बराबर होते हैं। तो 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं सभी अर्ग में, ये बताना, ठीक है। तो 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी यानी कि 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होते हैं 1 जूल, ठीक है। तो कार्य एक अदिश राशि है, ठीक है ना। कार्य क्या है, अदिश राशि है। एम के इस पद्धति में इसका मात्रक जो होता है क्या होता है, जूल होता है। तो एम के इस पद्धति में इसका मात्रक, कार्य का मात्रक जूल होता है। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेगा। तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। और 1 अर्ग बराबर आ जाए, ठीक है ना, 1 अर्ग बराबर तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -7 जूल, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेगा, ठीक है ना। दोनों को आप याद रखेगा। 1 अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल और 1 जूल बराबर कितना, 10 के पावर 7 अर्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है। तो किसमें नॉट का उपयोग किसमें करते हैं ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन सी यानी कि नॉट का उपयोग जलयानों की गति को मापने में करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताएं जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि मोडम, ठीक है ना। मोडम, मोडम एक ऐसी युक्ति या प्रणाली है जिसे इंटरनेट सर्किंग, ठीक है ना, सॉरी सफरिंग होता है, सफरिंग यहाँ लिखना है ना, सफरिंग, ठीक है ना। इंटरनेट सफरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इंटरनेट चलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो मोडेम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है। तो वर्ल्ड वाइड में किस प्रकार की सूचना होती है ये बताना है। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो कि www का पूर्ण रूप होता है, ठीक है ना। तो www का पूर्ण रूप क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और इसमें किस प्रकार की सूचना होती है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी यानी कि पाठ, चित्र व ध्वनि की, ठीक है ना। यानी कि सभी को होता है, पाठ का होता है, चित्र का होता है और ध्वनि का भी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। www वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूर्ण रूप होता है। और HTTP जिसका पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का पूर्ण रूप होता है। तो www और HTTP इंटरनेट पर सूचनाओं के संप्रेषण तथा अधिग्रहण करने वाली प्रणाली है। क्या है, प्रणाली है, ठीक है। कौन कौन, www और HTTP, ठीक है। यह कई प्रकार के प्रोटोकॉलों के साथ संपर्क स्थापित करने की क्षमता रखती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है। तो माउस किस प्रकार का होता है, क्या काम है इसका, ये बताना है, वाई ऑप्शन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी यानी कि एक संकेतन युक्ति है। जो माउस चलाते हैं, जैसे माउस चल रहा है, ठीक है ना, ये माउस है तो क्या हो रहा है, संकेत कर रहा है ना कि कहाँ पर, पॉइंटर के रूप में, ठीक है ना, यानी कि पॉइंटिंग डिवाइस जिसको हम बोल सकते हैं, है ना। तो पॉइंट को हमें ये बताता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, यानी कि कहाँ मेरा पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये होता है माउस का काम, ठीक है। चलिए देखते हैं। माउस एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल उपकरण है। क्या, इलेक्ट्रो मैकेनिकल उपकरण है। यह मॉनिटर की स्क्रीन में प्रदर्शित किए जाने वाले मेन्यू में प्रोग्राम विशेष के चयन के लिए पॉइंटर का कार्य करता है, ठीक है ना। कौन करता है, माउस करता है, ठीक है। मेनू में कौन सी मेनू हमें खोलना है, वो पॉइंटर यानी कि माउस से ही खोलेंगे, ठीक है ना। कंप्यूटर की तीव्र गति में माउस की विशेष भूमिका होती है। तो कंप्यूटर की तीव्र गति में माउस की विशेष भूमिका भी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में विषम बताइए, यानी कौन भिन्न है ये बताना, ठीक है। तो इसमें भिन्न कौन है ये बताना है। तो इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और वाटर प्रिंटर, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है, प्रिंटर के नाम है, जबकि वाटर कोई प्रिंटर का नाम नहीं है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो वस्तुतः वाटर प्रिंटर नाम का कोई प्रिंटर नहीं होता, शेष सभी प्रिंटर का नाम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, ठीक है ना। तो वजन यानी कि वेट, ठीक है ना। तो वेट बराबर क्या होता है, तो वेट बराबर होता है m गुना g, ठीक है ना। m गुना क्या होता है, g होता है, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान रखेगा, m गुना g यानी कि मास गुने गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसके बराबर क्या होता है, तो निकालते हैं इसको। देखिए मास जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी कि किलोग्राम 1 और g का जो मान होता है कितना होता है 9.8, ठीक है ना। तो गुना हो जाएगा कितना 9.8, तो 9.8 हो जाएगा, यानी कि कितना 9.8 न्यूटन, ठीक है ना। 9.8 न्यूटन हो जाएगा। तो 1 kg, ठीक है ना, 1 किलोग्राम राशि का जो वजन होगा कितना होगा 9.8 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो भार बराबर क्या होता है, तो मास इंटू जी होता है, ठीक है ना। भार यानी कि वेट बराबर क्या होता है, m इंटू जी होता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा,
22 में है, एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर एक लड़का एक पत्थर गिराता है, ठीक है ना, एक पत्थर को क्या करता है, गिराता है, जो कि 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है। कितने देर में पहुंचता है, 8 सेकंड में पहुंचता है। तो उस पहाड़ी की ऊंचाई क्या है ये बताना है। तो उस पहाड़ी की ऊंचाई क्या है ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले समझेंगे इसमें क्या, तो सबसे पहले समझेंगे कि जो वेग है यानी कि प्रारंभिक वेग है वो क्या है। तो प्रारंभिक वेग तो आपको यू से इसे डिनोट करना, तो यू जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना, 0 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना, 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा आपको, ठीक है। और समय कितना दिया है इसका, तो समय आपको दे दिया कितना, 8 सेकेंड, ठीक है ना, समय कितना 8 सेकेंड दे दिया, ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण जो होगा यानी कि स्मॉल जी का जो मान होगा कितना होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो होता है कितना, स्मॉल जी का मान, ये आपको ध्यान में है, ठीक है। तो एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर एक लड़का एक पत्थर गिराता है, तो उसका जो त्वरण है शुरुआती यानी कि प्रारंभिक त्वरण कितना है, 0 मीटर प्रति सेकेंड, टाइम 8 सेकंड दे दिया। और गुरुत्वीय त्वरण होगा कितना, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ऊंचाई यानी कि हाइट क्या करना है, बताना है। तो इसका हाइट क्या होगा ये बताना है, ठीक है। चलिए तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा, तो हाइट बराबर इसका सूत्र होता है UT प्लस हाफ इंटू GT, ठीक है ना, GT स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जी मतलब स्मॉल जी इंटू टी स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर यानी हाइट बराबर, ठीक है। तो U यानी कि प्रारंभिक वेग जो है आपका क्या हो जाएगा, 0, टाइम कितना दे दिया 8, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे और 1/2 इंटू क्या हो जाएगा जी, ठीक है ना। तो जी का मान कितना 9.8 और टी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, तो 8 गुना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 गुना समथिंग किसी भी संख्या से करेंगे तो ये तो आपको 0 आ जाएगा, यहाँ काट देंगे तो 4 दूनी 8। अब इसको आप गुना कर देंगे कितना से, 9.8, ठीक है ना, 9.8 गुना कितना 832, ठीक है। इतना में आपको गुना करना है, ठीक है। चलिए तो इतना को गुना करने के लिए आपको सबसे एक शॉर्टकट जो होता है गुना करने की, ये बताते हैं 2 अंकों की सबसे शॉर्टकट गुना करने की, यानी कि एक लाइन में ही गुना कैसे कर सकते हैं। चलिए तो पहले 98, 9.8 है उसे मान लेते हैं कितना है ये 98, ठीक है। और 32 को इस प्रकार से हम गुना करते हैं, सिर्फ एक लाइन में गुना होता है। कैसे होता है देखिए, सबसे पहले दोनों जो सामने के अंक है यानी 8 और 2, ठीक है। तो 8 और 2 का गुना करेंगे तो 8 दूनी कितना 16, आपको हाथ में शेष कितना बचा 1, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 8 का 3 से और 9 को 2 से गुना करेंगे और जितने भी आएंगे सबको जोड़ देना है। तो 8 तिया कितना आ जाएगा 24, ठीक है ना, 8 तिया कितना आ गया 24। उसी प्रकार से करेंगे तो 9 दूनी 18, ठीक है ना, तो 9 दूनी 18, ये सभी को आप जोड़ेंगे और साथ में जो शेष बचा है उसको भी जोड़ लेंगे। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24 और 18 कितना 24 18 42, 42 और ये कितना 43, 43 के हाथ 3 लिख दिए, हाथ में बच गया अपने पास शेष 4, ठीक है। अभी समझना है इसको, उसके बाद ये तुरंत हो जाएंगे तो हो जाएगा। फिर आगे करेंगे, फिर सीधा सीधा गुना लास्ट में कर देंगे। तो 9 तिया 27, 27 और 4 कितना 31, 27 4 कितना 31, तो एक लाइन में ये हो गया। अब बोल रहा था क्या 9.1 अंक के बाद दशमलव बैठाना, तो एक अंक के बाद क्या कर देंगे दशमलव बैठा देंगे। तो एक अंक के बाद दशमलव यानी कि हो जाएगा कितना 313.6, 313.6 आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना मीटर क्या हो जाएगा आपको ऊंचाई हो जाएगा किसका, पहाड़ का, ठीक है। तो आप गुना करने के लिए सिंपल सी आप समझ सकते हैं, एक बार समझेंगे तो इसमें टोटल 3 स्टेप है। पहला दोनों को सीधा सीधा मल्टीप्लाई, दूसरा स्टेप है दोनों क्या करेंगे सभी को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में जितने भी आएंगे सबको जोड़ देना है और साथ में शेष बचेंगे सभी को जोड़ना है, उसके बाद लिखना है। फिर लास्ट में सीधा सीधा गुना इधर करके जोड़ करके लिख देना सीधा, ठीक है। तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 313.6 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज एक आपको नया चीज़ भी सिखा दी, ठीक है ना। तो ये था आज की क्लास जो कि क्वेश्चन नंबर 22 था और आज की टोटल क्वेश्चन आपको इसमें मिले 22 क्वेश्चन, ठीक है। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और यदि कुछ सुधार करना हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।